Hello friends, welcome back to the channel on another important video। तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ जो 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए और 23 अप्रैल 1850 में इनकी वफ़ात हुई। कॉकरमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुए। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक पोइट है। रोमांटिसिज्म की एज के दौरान जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ आए। ठीक है, आपने सुना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको पॉइंट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। और एक और कॉमन प्रॉब्लम जो इन्होंने डिस्कस किया वो कॉमन मैन के बारे में इन्होंने ना बहुत ज़्यादा लिखा है। ठीक है, तो इनका जो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है ये अमंग द पायनियर्स ऑफ रोमांटिक एज हैं कि ऐसे पोइट्स में शामिल हैं। एस.टी. कॉलरिज जो इनके फ्रेंड थे, उनके साथ मिलके इन्होंने जो है वो बुनियाद रखी है रोमांटिक एज की इन इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश हिस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने कुछ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इन्होंने अपनी लाइफ में 2 दफ़ा जो है वो फ्रांस का विज़िट भी किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो 1789 से 1799 तक थी। आप सब जानते होंगे ये एक ऐसी रेवोल्यूशन थी, एक ऐसी तहरीक थी जिसमें फ़्रेंच की पॉपुलेशन आम आवाम ने जो है वो आज़ादी हासिल की मोनार्की से। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे इन्होंने रोमांटिक एज की बुनियाद कैसे रखी एस.टी. कॉलरिज के साथ। इनके सबसे फेमस वर्क जो है वो लिरिकल बैलेड्स हैं, जो इनका एक कम्बिनेशन ऑफ पोइम्स है जिसमें 23 पोइम्स हैं टोटल। ठीक है, 19 हैज़ बिन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आउट ऑफ दीज 23 इन लिरिकल बैलेड्स। तो ये जो है इन्होंने 1798 में इसकी शुरुआत की, लिरिकल बैलेड्स लिखने स्टार्ट किए। ठीक है, और इनमें से 4 जो हैं वो एस.टी. कॉलरिज ने लिखी पोइम्स और 19 जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। ठीक है, तो इसके 4 वॉल्यूम्स थे। फर्स्ट जो था वो विदाउट प्रीफेस था 1798 में। ठीक है, एंड द सेकंड वन was published in 1800, third one was 1802 and you know 1805 में हमारे पास चौथा इसका वॉल्यूम जो है वो हुआ। ठीक है, तो अभी तक फ़िलहाल हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पॉइंट डिस्कस किया, लिरिकल बैलेड्स और पायनियर्स ऑफ रोमांटिक एज। नो मूविंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो इनकी प्रीलूड है जो इन्होंने 1798 में लिखनी स्टार्ट की। ये भी कम्बिनेशन है तकरीबन 14 बुक्स का, और ये इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, जो इनकी आफ्टर डेथ पब्लिश की गई। इनकी जो वाइफ थी उन्होंने इसमें हेल्प आउट किया। ठीक है, तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोमांटिक एपिक पोइम्स में इसका शुमार होता है। जो इनकी लॉन्गेस्ट पोइम्स हैं उनमें इनकी प्रीलूड का शुमार भी होता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी अगर हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो डिस्क्राइब विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर। नेचर के साथ विलियम वर्ड्स का क्या बर्ताव था, नेचर को वो क्या समझते थे, या उनके नज़दीक नेचर का क्या रोल था ह्यूमंस के अंदर, उसको इन्होंने जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, उन्होंने नेचर को एज अ टीचर कहा है। ठीक है, नेचर को एज अ लिविंग सोल कहा है, और इन्होंने नेचर को एज अ हीलर कहा है। और उन्होंने फिर नेचर को पहले तो वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि चीज़ें बाहर से नेचर की कैसी नज़र आती हैं, कलरफुल होती हैं, प्लेयर देती हैं, डिफरेंट सीनरीज होती है, ब्यूटी होती है इनमें। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो स्टेजेस हैं डिफरेंट जो है वो नेचर के लव के लिए वर्ड्सवर्थ ने दिया है। तो ये इनका एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। नेचर के बहुत बड़े लवर थे। ठीक है, उनके नज़दीक ज़िंदगी के हर मुश्किल, हर परेशानी, हर सफरिंग, हर पेन्स का हल जो है वो नेचर के अंदर है। नेचर एज अ मदर भी काम करती है, नेचर एज अ हीलर भी काम करती है। ठीक है, और नेचर एज अ लिविंग सोल भी है जिसमें फीलिंग्स भी हैं, आप फील भी कर सकते हो चीज़ों को। और नेचर आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। इनकी सब डिफरेंट पोइम्स में, टीचिंग्स में यही है। एक इन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो प्ले लिखने की कोशिश की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि उसको उन्होंने प्ले तो लिखा तो सही लेकिन उसको परफॉर्म किए बगैर ही उसको परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मदर थी उनका उनका इंतकाल बहुत जल्दी हो चुका था। ठीक है,
और इनके जो फादर थे उनका भी इंतकाल जल्दी हो गया था, इनकी मदर के बाद फिर इनके फादर का इंतकाल हो गया। तो इस वजह से उनको जो ग्रो अप किया था, जो उनको जो है ना वो रहना पड़ा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। उनको अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिल सका, तो इट्स नेचुरल कि जब चाइल्ड को अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिलता तो वो फिर ठीक है, उस विलियम वर्ड्सवर्थ को वो कमी जो है उन्होंने नेचर से पूरी की। उन्होंने एक इंग्लिश लिटरेचर में लव को नेचर के साथ कंपेयर किया। लव फॉर वुमेन और उन चीज़ों से हटा के उन्होंने लव को नेचर के साथ जोड़ा, और वो प्यार उन्हें नेचर में नज़र आया, नेचर की डिफरेंट सीनरीज में नज़र आया, डिफरेंट सीन्स और डिफरेंट ब्यूटीज़ में नज़र आया, जिस तरह वो अपनी जो है वो उसमें बयान करते हैं डिफरेंट पोइटिक जो उनकी पोइम्स हैं। तो इवन ही वाज अ ग्रेट रीडर एज अ चाइल्ड, ठीक है। उनको बचपन से ही जो है वो शेक्सपियर और जॉन मिल्टन वगैरह को उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उनके फादर ने अर्ली आउट इन इन हिज एजुकेशनल करियर उनकी मदद की, ठीक है। फ्रेंच और जर्मनी भी गए ये, आई ऑलरेडी मेंशन कि फ्रेंच 2 बार गए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे। और क्या पॉइंट्स इनकी लाइफ में आते हैं या इनके पोइटिक करियर में, तो इन्होंने बाकायदा जो आगाज़ किया अपने प्रोफेशनल करियर का वो 1793 में किया है। इनकी राइटिंग के कुछ फीचर्स हैं, ये कॉमन लाइफ के बारे में लिखते हैं। कॉमन लाइफ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस जो इन्होंने की होती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो एक कॉमन मैन की होती हैं उसके लिए लिखते हैं। ये ज़्यादा एलीट्स के बारे में जैसे उस टाइम लिखा जाता था, एलीट्स के मसाइल, एलीट्स के प्रॉब्लम्स, एलीट्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, लेकिन उन्होंने कॉमन लाइफ के ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीज़ें लिखी जो कुछ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। लव और नेचर का क्या रिलेशन है, लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशन लिखे। जैसे कि इनकी एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है टिंटर एबे, ठीक है। इस ये लास्ट पोएम है एक्चुअली जो लिरिकल बैलेड्स का हमने डिस्कस किया ना, जिस पे उन्होंने रोमांटिक एज की बुनियाद रखी विद एस.टी. कॉलरिज। तो इसी पोएम में वो ही टॉक्स अबाउट एक्चुअली के रोल ऑफ नेचर क्या है ह्यूमन लाइफ में, एज अ टीचर, एज अ हीलर, एज अ लिविंग बॉडी वगैरह, ठीक है। और लास्टली एक और चीज़ जो डोरथी हैं, शी इज़ अ वुमन जो आल्सो राइटर थी और ये वर्ड्सवर्थ की बहन थी। देन एस.टी. कॉलरिज इनके फ्रेंड हैं, तो इन तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन करके बहुत ज़्यादा काम किया पोइटिक, ठीक है। और 1798 से 1808 तक जो है इनका गोल्डन पीरियड था। दिस पीरियड दीज 10 ईयर्स आर नोन एज द बेस्ट पीरियड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ के, एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने लिरिकल बैलेड्स भी लिखे, इनके कोलैबोरेशन से इन्होंने बहुत कुछ लिखा। अच्छा, इनको एक और लेक पोइट भी कहा जाता है, बिकॉज़ रॉबर्ट साउदी भी ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इंग्लैंड में, ठीक है। और फिर एस.टी. कॉलरिज, डोरथी और वर्ड्सवर्थ ये सब मिलकर जो है ना यहाँ पर इन्होंने कोलैबोरेशन से बहुत सारा पोइटिक काम किया, जिसकी वजह से इनको लेक पोइट्स भी कहते हैं। तो दिस वाज फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, नेचर का क्या रोल था, ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन पे उनका बिलीफ था, और फिर रोमांटिसिज्म में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, और उनकी जो राइटिंग्स जनरली किसके बारे में होती थी। कुछ उनकी हमने फेमस वर्क्स देखे, लिरिकल बैलेड्स, उनकी प्रीलूड, और दैट्स ऑल। For a lot of more videos, stay tuned and thank you. I hope you learned a lot and you liked it.